हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ रोग निदान। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं रोग निदान की, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ रोगी परीक्षा। और जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बनाया हूँ। ठीक है, ये हैं NCISM के क्वेश्चन। और जो NCISM के जो क्वेश्चन गिवन होते हैं सिलेबस में, और उस सिलेबस से आपको पता है कि जो सिलेबस NCISM में है उस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। और उस सिलेबस में देखने जाओगे तो आप उस सिलेबस में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हमें करने होते हैं। उस क्वेश्चन के अलावा हमें कुछ नहीं करना होता। हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा, देखो NCISM का सिलेबस देखते हैं। देखो ये NCISM का सेकंड प्रॉफ सिलेबस मैंने सर्च किया, तो हाँ, तो अब हम चलेंगे NCISM रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के सिलेबस में। ठीक है, ये गए हम, और इसके जाने के बाद देखो अभी सर्चिंग में है। अभी ये देखो, ये आ गया NCISM का सिलेबस। देखो सिलेबस मैंने खोल रखा था। देखो मैं आपको पेज नंबर 1 से दिखाता हूँ ये किसका सिलेबस है। ये देखो, ये सारे हैं। देखो ये हैं NCISM का सिलेबस है, दिख रहा होगा रोग निदान का। ठीक है, और देखो रोग निदान का है। अब देखो इसके जो क्वेश्चन है, देखो ये तो आपको यहाँ तक आपको पता होगा कि ये सब सारी चीज़ें दी होती हैं, और इसमें सारे कंटेंट है कि सेकंड प्रॉफ का NCISM में। देखो ये कंटेंट है, ये सबको पता होगा। ये वाली कहाँ है, एक सेकंड। देखो ये है पेपर 1 का सारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ। ठीक है, यही सिलेबस है। और लेकिन इससे आगे जाओगे ना, देखो ये सारे सिलेबस हैं। हम जैसे जैसे इसके आगे बिल्कुल जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर वाइज के दिए हुए होते हैं। देखो ये आ गया चैप्टर वाइज जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अब थियरी कोर्स का। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर किया था, और हम सिर्फ यही करते हैं। देखो इस वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखो एक सेकंड, ये देखो डिस्क्राइब प्रश्न परीक्षा, चक्षु इंद्रिय परीक्षा, श्रोत इंद्रिय परीक्षा, स्पर्शन इंद्रिय परीक्षा, घ्राण इंद्रिय परीक्षा, रस इंद्रिय परीक्षा एंड विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो यही इंटरप्रिटेशन यही करने वाला पहला क्वेश्चन ये है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। तो अपना पहला क्वेश्चन वही है। देखो डिस्क्राइब द प्रश्न परीक्षा, चक्षु इंद्रिय परीक्षा, श्रोत इंद्रिय परीक्षा, स्पर्शन इंद्रिय परीक्षा, घ्राण इंद्रिय परीक्षा और रसन इंद्रिय परीक्षा करने वाले हैं विथ इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, या फिर बोल सकते हैं विथ इट्स क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो करते हैं अब स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए प्रश्न परीक्षा, चक्षु इंद्रिय परीक्षा, श्रोत्र इंद्रिय, देखो टोटल 6 परीक्षा दे रखा है। ये किसके परीक्षा थे? ये षड्विध रोगी परीक्षा था। ठीक है, याद रखना ये कौन सा है, षड्विध रोगी परीक्षा को हम डिटेल में देखने वाले हैं अब। तो सबसे पहले अपना आता है प्रश्न परीक्षा। ठीक है, प्रश्न परीक्षा के बारे में देखते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न परीक्षा। ठीक है, तो प्रश्न परीक्षा में स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारा हो चुका है स्टार्ट, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कवर। तो प्रश्न परीक्षा में बताते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नोटेड थ्रू प्रश्न परीक्षा। सबसे पहला है देश, काल, जाति, साथ में आतंक, समुत्पत्ति। सबका मतलब मैंने दे रखा। देश मतलब एड्रेस, प्लेस, काल मतलब सीजन या एज, जाति मतलब कास्ट रिलीजन, साथ में मतलब कंपेटिबिलिटी, आतंक समुत्पत्ति मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ये सारी चीज़ें हमें नोट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रश्न परीक्षा। ये प्रश्न परीक्षा का एग्जामिनेशन बाई इंट्रोगेशन वाली हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वेदन समुच्चय मतलब कि चीफ कंप्लेन हमें पता करना होता है। बल पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रश्न परीक्षा। अंतराग्नि विद द हेल्प ऑफ प्रश्न परीक्षा से हम पता करते हैं। वाद प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति मतलब कि पैसेज ऑफ फ्लेटस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रवृत्ति मतलब यानी कि वही प्रेजेंट होना मतलब निकलना। अप्रवृत्ति मतलब ना निकलना मतलब कि एब्सेंट होना। ठीक है, मूत्र प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति मतलब कि यूरिनेशन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना। पुरुष प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति मतलब डेफिकेशन का प्रेजेंट या एब्सेंट होना। फिर उसके बाद है अपना काल, प्रकर्ष और आदि, ड्यूरेशन एंड एग्रीवेशन ऑफ इलनेस, और आदि में सारे फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चीफ कंप्लेन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो ये देश, काल, जाति, साथ में आतंक, समुत्पत्ति, वेदन समुच्चय, बल, अंतराग्नि, वाद प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, पुरुष प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, काल, प्रकर्ष और आदि। और ये सारे टर्म्स किसके लिए हुए हैं? ये हैं, मैंने बोला था ना, ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता। ठीक है, आचार्य सुश्रुत है। तो वो श्लोक कौन से? ये वाली थे। देखो प्रश्नेन च विजानियात, यानी प्रश्नेन से हमें क्या क्या पता चलना चाहिए, क्या क्या हमें जाना चाहिए, क्या क्या नोट डाउन करना चाहिए। देश, काल, जाति, साथ में आतंक समुत्पत्ति, वेदना समुच्चय, ठीक है, बल, अंतरग्नि, वात्र, मूत्र, पुरुषा नाम, प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वात की प्रवृत्ति थी, मूत्र की प्रवृत्ति और पुरुष की प्रवृत्ति, तीनों की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति तीनों मालूम होना चाहिए। ठीक है, काल, प्रकर्षाद और आदि, आदि में सारे आ गए, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, ये श्लोक के थे। जो सारे टर्म मैंने एक एक करके पूरा अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये टर्म जो हैं, इस जो देश, काल, जाति, इसको नोट डाउन कराया जाता विद द हेल्प ऑफ प्रश्न परीक्षा। अब आगे देखते हैं दर्शन के चक्षु इंद्रिय परीक्षा देखते हैं। ठीक है,
चक्षु इंद्रिय परीक्षा के थ्रू हम क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो बताते हैं। यहाँ पे देखो ये सुश्रुतसमिता का क्या क्या कर सकते हैं। चक्षु होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, चतुर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे चक्षु कर लेना। चक्षु इंद्रिया विजया क्या क्या करते हैं, शरीर उपचया अपचया आयुर्लक्षणम, ये माँ नहीं है, ठीक है, ये शाह, एक सेकंड में सही कर दूँ, आयुर्लक्षणम होगा वो, ठीक है, ये है लक्षणम, आयुर्लक्षणम। ये वन क्या क्या बल होगा, ये क्या इतना गलती हो चुका है, ये बल वर्ण विकार आदि, मतलब कि हमें एग्जामिनेशन बाय विजन हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो शरीर उपचया, फिर शरीर अपचया, फिर आयु लक्षण, बल और वर्ण, इन सारे चीज़ों को हम नोट डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चक्षु इंद्रिया, ठीक है। और इन मॉडर्न साइंस में देखें तो ये इसको कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विच इन्वॉल्व्स केयरफुल विजुअल ऑब्जर्वेशन विदाउट टचिंग द पेशेंट। बिना टच करे पेशेंट को हम जो केयरफुल विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी को इंस्पेक्शन बोलते हैं। और इंस्पेक्शन के थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं, शरीर उपचय अपचय आयु लक्षण बल वर्ण, ये सारी चीज़ें हम एग्जामिनेशन बाय विजन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जामिनेशन बाय हियरिंग, जिसको बोलते हैं श्रोत्र इंद्रिया परीक्षा, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू चरक, ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी एग्जामिन्ड बाय हियरिंग या ऑस्कल्टेशन। कौन कौन सा फैक्टर एग्जामिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हियरिंग या फिर विद द हेल्प ऑफ श्रोत्र इंद्रिया। कौन, पहला गर्गलिंग साउंड इन द इंटेस्टाइन, ये सारे देखो मैंने ये रेफरेंस ले रखा है, वो रेफरेंस आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्रैकिंग साउंड होगा, ठीक है, ये रिंग नहीं है, ये रिंग को हटा दो, एक सेकंड, ठीक है। क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट, क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट और इंक्लूडिंग द फिंगर्स, फिंगर के जॉइंट भी जो क्रैकिंग साउंड होता है उसको हम किसके थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ श्रोत्र इंद्रिया। वॉइस ऑफ द पेशेंट को वॉइस को श्रोत्र इंद्रिया के थ्रू ही एग्जामिन करते हैं। और सच अदर साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ कफिंग हिकअप इंक्लूडिंग दोज इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ श्रोत्र इंद्रिया परीक्षा वी कैन नोट डाउन, ठीक है। सबसे पहले देखो इन मॉडर्न साइंस में देखें तो वही इसी को श्रोत्र इंद्रिया परीक्षा को क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन इज ए मेडिकल टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू द बॉडी साउंड। हमने ये विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप के थ्रू जो डॉक्टर जो साउंड चेक करता है वही तो है एग्जामिनेशन बाय हियरिंग। सच एज ब्रीथ साउंड और हार्ट साउंड बॉवल साउंड, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो यही है एग्जामिनेशन बाय हियरिंग। अब फिर एग्जामिनेशन बाय टच देखते हैं, जिसको स्पर्शन इंद्रिय परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुतसमिता फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नोटेड थ्रू स्पर्शन परीक्षा। कौन कौन सी चीज़ें नोट होता है, बाय टचिंग विद द पाल्मर सर्फेस ऑफ द हैंड, ठीक है, पाल्मर सर्फेस ऑफ द हैंड। द फिजिशियन शुड एग्जामिन द कोल्डनेस या हॉटनेस, स्मूथनेस, रफनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस इटीसी ऑफ द बॉडी। तो हम एग्जामिनेशन बाय टच मतलब स्पर्शन इंद्रिय के थ्रू हम क्या क्या एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अगर टच करते हैं अगर पाल्मर सर्फेस ऑफ द हैंड से, तो हम देखेंगे कि ज़्यादा ठंडा है या फिर गर्म है, स्मूथ है या रफ है, सॉफ्ट है या हार्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी जैसे क्या बोलते हैं कि मैं जो डेड बॉडी होती है उसकी बॉडी क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। तो अगर कोल्ड जैसे ज़्यादा कोल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन जैसे ब्रेन है, हमेशा थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ज़्यादा भी गर्म नहीं रहता लेकिन रहता है, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। इसलिए और इसी तरीके से स्मूथनेस और रफनेस चेक करते हैं। और कोई टिश्यू हार्ड है या सॉफ्ट है, कोई बीमारी हो जाती है तो हार्ड हो जाता है, तो उसका सॉफ्टनेस हार्डनेस ऑफ द टिश्यू चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें स्पर्शन इंद्रिय के थ्रू चेक करते हैं। तो स्पर्शन परीक्षा को ही पाल्पेशन बोलते हैं। और जो इसका यूज होता है फीवर में, जैसे फीवर लगा होता है डॉक्टर आपको टच करके चेक करते हैं, वो क्या चेक करते हैं, ये तो चेक करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस, कितने टेम्परेचर है, ठीक है। और एडिमा जब भी स्वेलिंग होती है तो डॉक्टर भी टच करके देखता है, हाँ स्वेलिंग आ रखी है। तो ये सारी चीज़ें चेक होती है विद द हेल्प ऑफ स्पर्शन परीक्षा। घ्राण इंद्रिय परीक्षा एग्जामिनेशन बाय स्मेल, स्मेल के थ्रू हम क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्मेल्स ऑफ इंटायर बॉडी ऑफ द पेशेंट शुड बी एग्जामिन्ड बाय द सेंस ऑफ स्मेल। और देखो ये सारे जो नॉर्मल एबनॉर्मल स्मेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, या जो वुंड्स होते हैं हमारे पेशेंट के जो बॉडी में जो वुंड्स हो जाते हैं, जो उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल स्मेल के थ्रू हम उसके जांच करते हैं। और देखो और फिर घ्राण इंद्रिय परीक्षा में क्या क्या मॉडर्न साइंस में देखें तो देयर इज नो डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट बाय ऑर्डर, ठीक है। कोई भी ऐसा डायरेक्ट एग्जामिनेशन नहीं है मॉडर्न में जो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर से हम जांच कर पाएँ, यानी कि घ्राण इंद्रिय परीक्षा कर पाएँ। फिर भी द एग्जामिनेशन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड्स मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बोला जाता है लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो विद द हेल्प ऑफ स्मेल हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमें बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसीटोन ब्रीथ है तो हम उससे क्या समझते हैं कि ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला पेशेंट है, ठीक है। अगर हेलिटोसिस हो रही है तो उससे हम क्या पता चलता है कि ये पुअर डेंटल हाइजीन है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्मेल से भी पता चल जाती है। अब बात करते हैं रस इंद्रिय परीक्षा की, ठीक है। तो इसमें नहीं कि रस इंद्रिय परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन बाय टेस्ट, टेस्ट के थ्रू एग्जामिनेशन किसी को करते हुए देखा, हाँ भाई ये टेस्ट के थ्रू किसी को चख के हम चेक नहीं करते डॉक्टर पेशेंट को, ठीक है। चखने का यहाँ पे एग्जामिनेशन बाय टेस्ट तो है, लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस मतलब अनुमान के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चरक विमान स्थान चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 द टेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट शुड बी एग्जामिन्ड बाय द गस्टेटरी सेंसेस, ठीक है, करा जाता है। लेकिन
इट शुड बी एग्जामिन्ड बाई इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान प्रमाण के द्वारा, नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट नहीं टेस्ट करने नहीं लग जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइस मतलब जूं होता है हमारे हेयर में, जो सर में जूं होता है, अगर गो अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से चला गया मतलब, तो इससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिलता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ द टेस्ट या रस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो क्या बोलते हैं बॉडी का जो रस है वो वायरस से हो गया, मतलब कि टेस्ट एक खराब हो गया हमारी बॉडी का। इसी तरीके से अगर फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी, तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा जो बॉडी का जो टेस्ट है वो स्वीट हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों से विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस वी कैन एग्जामिन दिस बाय द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन बाय द टेस्ट। मतलब जो रसन इंद्रिय परीक्षा, रसन इंद्रिय परीक्षा सिर्फ नाम है, लेकिन परीक्षा विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, इन्फ्रेंस है। रसन इसमें क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें टेस्ट, रस, ये सारी चीज़ों की एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर अपना कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन एंड मेथड ऑफ एलिसिटिंग नाड़ी परीक्षा। और यही क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूँ NCISM के सिलेबस में। देखो ये आ गया सेम क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन एंड मेथड्स ऑफ एलिसिटिंग नाड़ी परीक्षा। तो मैं सिर्फ है ना, सिर्फ क्वेश्चन वाइज आपको करवा रहा हूँ, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा एक भी कंटेंट, एक भी चैनल, एक भी वीडियोस देखने को नहीं मिलने वाला। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, ठीक है। और देखते हैं, अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन एंड मेथड ऑफ एलिसिटिंग नाड़ी परीक्षा। हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए नाड़ी परीक्षा कौन से परीक्षा में आता है, कौन से मतलब परीक्षा में आता है। ये नाड़ी परीक्षा आता है अष्टविध परीक्षा में, जिसको 8 फोल्ड ऑफ एग्जामिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाड़ी परीक्षा। द लेस और मोर एग्रीवेशन ऑफ दोषास कैन बी असेस्ड बाय द नाड़ी परीक्षा। मतलब कि कहने का मतलब है कि दोष एग्रीवेट हो रहा है या फिर पेसिफाई हो रहा है, मतलब दोषा का शमन हो रहा है या दोष प्रकोप हो रहा है, ये सारी चीज़ें नाड़ी परीक्षा के थ्रू हम एसेस कर सकते हैं, यानी कि जांच कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन, और किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज और ऑल्सो द लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज टू कंफर्म द स्टेटस ऑफ दोषाज, ठीक है। मतलब कि ये इनिशियल स्टेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज में हम पता कर सकते हैं द व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोषाज, वो क्या है, एग्रीवेट हैं या फिर पेसिफाई हो गए हैं या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल है, मेंटेन इक्विलिब्रियम में, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाड़ी परीक्षा। ये मैटर नहीं करता कि कौन से स्टेज में, अर्ली स्टेज में भी हो सकता है, लेटर स्टेज में भी हम इसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाड़ी परीक्षा। फिर देखते हैं नाड़ी परीक्षा डिमॉन्स्ट्रेट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज। इससे हम सारे डिजीज को जान सकते हैं। देखो अगर जिसको नाड़ी परीक्षा जांच करना आता हो तो देख लो, वो सिर्फ नाड़ी से आपको आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां वो बता देगा नाड़ी देख के ही। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक उपमा दी है, जस्ट एज द स्ट्रिंग्स ऑफ वीणा प्ले डिफरेंट रागा होगा, यहाँ पे राग होगा, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, डिफरेंट राग ऑफ म्यूजिक, यानी कि एक सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ वीणा उसमें कितने सारे राग ऑफ म्यूजिक क्रिएट करता है, ठीक है। इसी तरीके से एक नाड़ी परीक्षा है जो ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज को एसेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ नाड़ी परीक्षा। बताते हैं द फिजिशियन हु डजंट नो द हाउ टू एग्जामिन नाड़ी, मूत्र एंड जीवा। एक फिजिशियन, एक डॉक्टर है, उसे नहीं पता कि नाड़ी परीक्षा कैसे, नाड़ी को कैसे एग्जामिन किया जाता है, मूत्र की कैसे एग्जामिनेशन होती है, जीवा की कैसे एग्जामिनेशन होती है, तो वो क्या करने वाला, वो करने वाला आपको हार्म, ठीक है, करने वाला हार्म। और वो खुद के लिए क्या करेगा, वो खुद को डिस्ट्रॉय करेगा, खुद का मनी डिस्ट्रॉय करेगा, पैसे बर्बाद करने वाला, अपना फेम बर्बाद करने वाला, अपने पोजीशन को भी बर्बाद करने वाला। द फिजिशियन कैन नेवर अर्न नेम, कभी नाम उसका नहीं होने वाला ऐसे फिजिशियन को। सो दिस इज देयरफॉर नाड़ी परीक्षा इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक फिजिशियन के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें, नाड़ी परीक्षा। तो यही था इंपॉर्टेंस ऑफ नाड़ी परीक्षा। अब बात करते हैं क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नाड़ी परीक्षा। तो नाड़ी परीक्षा में सबसे पहले देखो, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन जाने से पहले ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ नाड़ी। नाड़ी को स्नायु भी बोलते हैं, नाड़ी तो है ही, हंसी भी बोलते हैं, धमनी, धरनी, धरा भी बोलते हैं, तंतुकी भी बोलते हैं, जीवन ज्ञान भी बोलते हैं। तो इतने सारे सिनोनिम्स है, इसमें से आप 4 से 5 याद कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे में देखते हैं आप साइट्स ऑफ नाड़ी परीक्षा देखते हैं कि कितनी जगह पे हम नाड़ी की परीक्षा कर सकते हैं। तो देयर आर 8 साइट्स हैं जो कि एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ हम नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, नासा में कर सकते हैं, देखो नाक में हो गया। फिर अब क्या बचा ऊपर के पोस्ट, हेड में देखते हैं, कर्ण में कर सकते हैं, और हेड में क्या, हेड में आ जाएगा अक्षी में कर सकते हैं, ठीक है, जीवा में कर सकते हैं। सिर्फ 4 ऐसे स्थान हैं, ऐसे साइट्स हैं जो हम सिर्फ सर में पाए जाते हैं जिसमें हम नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। और नेक में का कंठ हो गया, ठीक है, गर्दन में एक है, बाकी हाथ, पैर और मेद्र। तो ऐसे इस तरीके से टोटल 8 साइट्स हो जाते हैं वेयर वी कैन डू नाड़ी परीक्षा, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखते हैं नाड़ी के ही चेक कर रहे हैं, तो अब इसमें देखते हैं स्वस्थ नाड़ी। स्वस्थ नाड़ी किसे कहेंगे, ठीक है। पहले देखो अगर हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वस्थ नाड़ी एंड एबनॉर्मल नाड़ी। मतलब कि स्वस्थ नाड़ी नहीं पता तो आपको पता है चलेगा कि स्वस्थ है या एबनॉर्मल है। तो स्वस्थ नाड़ी के बताते हैं अकॉर्डिंग टू बसवराजियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बसवराजियम, एक आचार्य हैं, मुझे नहीं पता, बट ये रेफरेंस याद रखना। ए हेल्दी पर्सन पल्स क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड प्रेजेंट एट इट्स ऑन साइट, एंड दिस टाइप ऑफ नाड़ी इज कॉल्ड स्वस्थ नाड़ी, ठीक है। जो क्या हो, पल्स जिसका स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो और अपने साइड पे हो। तो ट्रिपल एस से आप याद रख सकते हो इसको, ट्रिपल एस, एक सेकंड, तो देखो ट्रिपल एस याद रख सकते हो। देखो
स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड साइट, ऐसे याद रख सकते हो। ट्रिपल एस से इसको याद रख सकते हो, स्वस्थ नाड़ी की परिभाषा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाड़ी देखते हैं, ठीक हो। देखो दोषस के अनुसार देखते हैं, ये रेफरेंस है रत्नाकर का है, ठीक है। योग रत्नाकर, वाई से योग, आर से रत्नाकर, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 55 टू 59, ठीक है। तो पहले देखो दोष में वात पित्त कफ, वात पित्त आ गया, वात कफ आ गया, और आगे भी हैं, ठीक है। ये देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये पित्त कफ और सन्निपातक, तो इतने तरह के टोटल 7 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर वात पित्त कफ से करा जाए तो कॉम्बिनेशन के इंक्लूड करा जाए तो सबसे पहले वात वाला देखते हैं। वात वाले की नाड़ी गति कैसी होगी, वो कैसी होगी, जो मतलब वात कहने का मतलब यहाँ पे जो जिस पर्सन के अंदर, जिस पेशेंट के अंदर वात दोष प्रीडोमिनेंट होगा, तो उसमें नाड़ी की मूवमेंट कैसी होगी, नाड़ी की गति कैसी होगी, उसकी बात करें। नाड़ी गति क्या होगी, इरेगुलर होगी, और किसकी तरह होगी, सांप और लीच की तरह होगी, ठीक है, याद रखना, सांप और लीच की तरह। और पित्त में फास्ट होगी, और ये किसकी तरह होगी, देखो एम एल काका से याद रख सकते हो, एम से मंदुक, एल से लावा और काका से कौवा, ठीक है। एम एल काका पित्त का होगा, ठीक है। तो काका, लावा और मंडुक ये पित्त वाले होते हैं। और कफ अगर प्रीडोमिनेंट है पेशेंट में, तो उसका जो नाड़ी होगा स्लो होगा, और किसकी तरह होगा, हंस, मयूर मतलब पीकॉक, कपोत मतलब पीजन, कुक्कुट मतलब वही मुर्गा, कॉक, ठीक है। तो कफ में हंस, मयूर, कपोत एंड कुक्कुट, तो एच एम के हो जाएगा, ठीक है, हंस, मयूर, कपोत एंड कुक्कुट। और बात करते हैं वात पित्त वाले में कैसा होगा, सर्प और मंडुक की। देखो वात का क्या है सर्प, और पित्त का क्या है मंडुक, देखो ये है ना मंडुक, तो मिला दिया, सर्प और मंडुक हो गया। वात और कफ में वात का क्या है सर्प, और कफ का क्या था हंस, आ गया हंस। इसमें सिर्फ वात पित्त कफ याद रहेगा, आपको द्वंद्वज याद रहेंगे, ठीक है। अब देखो पित्त कफ में हरि ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। हरि क्या है, पित्त का है, और हंस क्या है, कफ का है। तो इसमें हरि पित्त का जो होता है, हरि मंकी का जो क्या कहते हैं नाड़ी होती है, वो पित्त की तरह होती है, ठीक है। यानी कि पित्त पे, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो जिस पर्सन के अंदर पित्त प्रकोप होता है, उसकी क्या होती है नाड़ी, फास्ट मूवमेंट होती है। फास्ट मूवमेंट किस किस में होती है, मंकी में भी होती है, रखना, कौवा, मंकी, मंडूक, लावा, काका बोल रहा हूँ मैं, काक मतलब कौवा, ठीक है। सन्निपातक में क्या होगा, कास्ट कुट्टी नहीं, कास्ट कुट्टो होगा, ठीक है। इसको सही कर लेना भाई, कास्ट कुट्टो होगा, यहाँ पे भी ओ कर लेना। कास्ट कुट्टो मतलब होता है वुड पेकर। सन्निपातिक वाले का क्या होगा, नाड़ी मूवमेंट वुड पेकर की तरह होगा, ठीक है। तो अपना नाड़ी मूवमेंट होता है कंप्लीट। अब देखते हैं रोग अवस्था नाड़ी गति, यानी कि रोग अवस्था में कैसे कैसे नाड़ी होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा, किसी पेशेंट को ज्वर है, तो उसकी जो नाड़ी होगी वो हॉट होगी और फास्ट होगी, ठीक है। जो यानी कि काम, पैशन और क्रोध में नाड़ी फास्ट होगी, चिंता और भय में नाड़ी वीक होगी, मंदाग्नि और शीन धातु में नाड़ी मंद होगी, दीप्ताग्नि में लाइट एंड फास्ट होगी। यह है नाड़ी की गति इन रोग अवस्था, ठीक है, डिजीज स्टेट में। आगे चलते हैं, आप देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नाड़ी परीक्षा। एक सेकंड में हाईलाइटर ऑन कर लूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नाड़ी परीक्षा मतलब किसे नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बसवराजियम, ठीक है, बसवराजियम श्लोक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 15 की रेफरेंस है कि नाड़ी परीक्षा शुड नॉट बी एग्जामिन इन द पेशेंट हु आर जस्ट टेकन ए बाथ, जस्ट टेकन फूड आफ्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओलिएशन थेरेपी एंड हु आर हंग्री, थर्स्टी एंड स्लीपिंग। तो ऐसे इन सारे लोगों को कभी भी नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं असाध्य नाड़ी। हमने साध्य नाड़ी देखा था जो ट्रिपल एस से था, स्टेबल था, और क्या था, देखो ट्रिपल एस हमने देखा था, ट्रिपल एस, ठीक है, स्टेबल था, और क्या था बताओ, एक तो ऑन साइड पे होता है, और एक मैंने छोड़ दिया, अब बताओ कौन सा था, आप कमेंट में करके बताना, ट्रिपल एस कमेंट करना, ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, ठीक है। तो देखो अब असाध्य नाड़ी में कौन कौन से हैं। असाध्य नाड़ी वो किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, नाड़ी विच इज़ वेरी मच फाइन, यानी कि बहुत पता नहीं चल रहा हो, इतना फाइन हो बिल्कुल असाध्य हो, तो वो असाध्य नाड़ी में चला जाएगा। बिल्कुल स्लो तो वो भी असाध्य नाड़ी में चला जाएगा, या फर्म में हो तो वो भी असाध्य नाड़ी में चला जाएगा। वेरी मच कर्व्ड हो तो वो भी असाध्य नाड़ी होगा। मतलब कितने हैं, वेरी मच फाइन, स्लो, फर्म एंड वेरी मच कर्व्ड। देख लो 1 2 3 4 क्वालिटी बता रखे हैं असाध्य नाड़ी का, वेरी मच फर्म, फाइन, स्लो, फर्म और वेरी मच कर्व्ड। दिस टाइप ऑफ नाड़ी इज कंसिडर टू बी असाध्य, इनक्योरेबल नाड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको दिख जाए तो उसको असाध्य कहते हैं, उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ नाड़ी नहीं है, नाड़ी भाई, नाड़ी, मेथड ऑफ नाड़ी परीक्षा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर नाड़ी परीक्षा का ये रेफरेंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर नाड़ी परीक्षा, मेथड ऑफ नाड़ी परीक्षा क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिजिशियन को आराम से, शुड बी सीटेड इन कंफर्टेबल पोजीशन में, उसको आराम से बैठना, ठीक है। फिर फिजिशियन मस्ट होल्ड द पेशेंट्स एल्बो एंड रिस्ट जेंटली, पेशेंट्स के एल्बो होल्ड करना ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। फिर पेशेंट को बोलना है कि आप थोड़ा सा आर्म्स को फ्लेक्स करें स्लाइटली, ठीक है। फिर एग्जामिन करना पल्स को, ठीक है। कब करना है एग्जामिन, इन द मॉर्निंग फॉर 1 प्रहर, ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट, यानी मॉर्निंग के 1 प्रहर तक आप एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट कर सकते हो, वो बेटर रिजल्ट देगा, सबसे अच्छा रिजल्ट देगा उस टाइम पे। और यहाँ पे नोट में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, पल्स ऑन द लेफ्ट हैंड इज क्लियरर इन फीमेल, इन मेल इट इज़ क्लियरर इन राइट हैंड, यानी कि फीमेल की जो
पल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा क्लियर होता है और जबकि मेल में राइट हैंड में ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो 3 फिंगर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड। याद रखना क्या होना चाहिए, पेशेंट का भी राइट हैंड होना चाहिए या फिर हाँ पेशेंट का भी राइट हैंड होना चाहिए और फिजिशियन का भी राइट हैंड ही होना चाहिए, ठीक है। एंड ड्रॉ कंक्लूजन एज फॉलोज, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर लेना और फिर उसके बाद देखो क्या करना। इंडेक्स फिंगर से आपको क्या पता चलेगा, इफ़ द पल्स इज फेल्ट प्रीडोमिनेंटली अंडर द इंडेक्स फिंगर। आपको इंडेक्स फिंगर में अगर पल्स बहुत अच्छा से मतलब आपको फील हो रहा तो आप क्या समझ सकते हो, इससे यह पता चलेगा इट इंडिकेट्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ वात दोष। तो इंडेक्स फिंगर वात दोष को इंडिकेट करता है, ठीक है। और सच नाड़ी है मध्यम गति, इस मध्यम गति मतलब ज़्यादा न इसकी ज़्यादा गति होती है, ना ज़्यादा फास्ट होता है, ना ज़्यादा स्लो होता है, ना ज़्यादा फास्ट। ये इसकी गति क्या होती है, मध्यम गति होती है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का हो गया। अब देखते हैं मिडिल फिंगर का। मिडिल फिंगर में देखो, इफ़ द पल्स इज फेल्ट प्रीडोमिनेंटली अंडर द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर में अगर पल्स अच्छा फील हो रहा है तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इट इंडिकेट्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ पित्त दोषा। और सच नाड़ी है तीक्ष्ण गति, यानी बहुत तेज गति होती है इसकी, ठीक है। और रिंग फिंगर में देखें, इफ द पल्स इज फेल्ट प्रीडोमिनेंटली अंडर द रिंग फिंगर, इट इंडिकेट्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ कफ दोष इन द नाड़ी एंड सच नाड़ी है मंद गति। तो ये सारे देख लिया। हम अभी क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ नाड़ी परीक्षा। सबसे पहले फिजिशियन को आराम से कंफर्टेबली बैठना और फिजिशियन को पेशेंट के एल्बो को होल्ड करना ताकि सपोर्ट मिल सके। फिर पेशेंट को बोलना है कि थोड़ा सा आर्म्स को स्लाइटली फ्लेक्स करें। फिर उसके बाद यह एक टाइम बता रखा है कि कब करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए फॉर 1 प्रहर के लिए, ठीक है। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। तो टोटल देखो एक दिन रात में कितने प्रहर हो जाएंगे, देखो 3 घंटे तो 8 प्रहर हो जाएंगे, 8 24 हो गया ना। तो इसलिए और यहाँ पे उसके बाद हमने देखा नोट में कि मेल में राइट हैंड में ज़्यादा क्लियर होता है पल्स और फीमेल में लेफ्ट हैंड में होता है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन देखिए विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स होता है, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर। इंडेक्स में वात, मिडिल में पित्त और रिंग में कफ। हम उससे कफ पता चलता है मतलब। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 था क्या था, मेथड्स ऑफ नाड़ी परीक्षा, यहाँ यहीं तक था। तीन चीज़ थे, इंपॉर्टेंस था, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन था और मेथड ऑफ नाड़ी परीक्षा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मूत्र परीक्षा। अब मूत्र परीक्षा के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मूत्र परीक्षा करते हैं। तो तीसरा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मूत्र परीक्षा। तो अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर, मूत्र परीक्षा वेकन द पेशेंट इन द अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 AM एंड कलेक्ट द यूरिन इन ए जार। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्ट यूरिन इन ए जार और फिर आफ्टर सनराइज क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, यूरिन का एग्जामिनेशन करना है। पहले कलेक्ट कर लेना है सनराइज से पहले ही अर्ली मॉर्निंग में और सनराइज के बाद एग्जामिन करना है, ठीक है। ये था आफ्टर सनराइज वी शुड एग्जामिन द यूरिन। फिर उसके बाद है डोंट कलेक्ट द फर्स्ट स्ट्रीम एंड लास्ट स्ट्रीम ऑफ यूरिन। फर्स्ट स्ट्रीम को और लास्ट स्ट्रीम को अवॉइड करना है। बस हमें क्या लेना, कलेक्ट करना ओनली द मिडिल स्ट्रीम ऑफ द यूरिन फॉर बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। ये है तरीका मूत्र परीक्षा का, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ यूरिन विशिएटेड बाय द दोषा। यूरिन विशिएटेड बाय द वाता तो कैसा होगा, पेल यूरिन होगा। पित्त के द्वारा विशिएट होगा तो रेडिश यूरिन होगा। कफ के द्वारा अगर विशिएटेड होगा तो यूरिन फ्रोथी होगा। 2 दोष द्वारा अगर यानी कि 2 दोष ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा यूरिन में तो मिक्स्ड फीचर्स वाले होंगे। 2 दोष जो भी दो दोष इन्वॉल्व होंगे वो 2 दोष के फीचर्स आ जाएंगे इसके अंदर। अगर तीनों दोष इन्वॉल्व है तो ब्लैक यूरिन होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं, ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग तेल बिंदु परीक्षा। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो सकता है। देखो ये डिस्क्राइब द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग तेल बिंदु परीक्षा। तो यही इसी को मैं देखो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग तेल बिंदु परीक्षा। तो यही अपना क्वेश्चन देख लिया सेम टू सेम। तो यहाँ पे रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर, अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर अ ड्रॉप ऑफ तिल तेल लेना था। सबसे पहले देखो तेल कैसा होना चाहिए, तिल तेल। ए ड्रॉप ऑफ तिल तेल शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द यूरिन। अब देखो यूरिन ही परीक्षा चल रहा है, ठीक है, अभी भी यूरिन परीक्षा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो 3rd क्वेश्चन में था क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मूत्र परीक्षा सिर्फ था, लेकिन वो मेथड अब 4th क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द मेथड, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग तेल बिंदु परीक्षा। और तेल बिंदु परीक्षा किसके लिए होता है, याद रखना यूरिन के लिए होता है, मूत्र परीक्षा के लिए होता है, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। तो तिल तेल लेना है, एक ड्रॉप लेना तिल तेल का, ठीक है। शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द यूरिन और यूरिन में ड्रॉप करना है, ठीक है, गिराना है। अब उसके बाद 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, यानी पहला क्या हो सकता है, या तो क्या हो, इफ इट स्प्रेड्स, तेल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ यूरिन। अगर फैल गया तो डिजीज शुड बी टेकन एज साध्य, उसको क्योरेबल समझते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं फैला, इफ इट डज नॉट स्प्रेड, तो डिजीज शुड बी टेकन एज कष्ट साध्य, मतलब क्योरेबल विद डिफिकल्टी हो जाएगा। हाँ, और अगर ड्रॉप सिंक हो गया, मतलब डूब गया एंड सेटल हो गया एट द बॉटम, तो डिजीज शुड बी टेकन एज असाध्य, उसको असाध्य समझते हैं, इनक्योरेबल समझते हैं। समझ आ रहा है। तो ये था अपना वो
तेल बिंदु परीक्षा और भी तेल बिंदु परीक्षा में और क्या क्या है, शेप ऑफ द तेल बिंदु अकॉर्डिंग टू डोषा। देखो ये तो ठीक है, ये साध्य असाध्य और कष्ट साध्य हमें पता चल गया, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है। अगर वात विकार वाला होगा तो कैसे होगा, उसमें जो तेल का बिंदु है शेप कैसे हो जाएगा, सर्प आकार हो जाएगा, मतलब शेप ऑफ द स्नेक हो जाएगा। पित्त डोमिनेंट वाला यूरिन जो होगा वो छत्र आकार हो जाएगा, मतलब अम्ब्रेला ऑफ शेप ऑफ अम्ब्रेला हो जाएगा। कफ विकार वाला है तो उसका शेप कैसे हो जाएगा, मुक्त है, मुक्त मतलब पर्ल मोती की शेप की तरह हो जाएगा। तो ये थे अपने मूत्र परीक्षा का, ठीक है, तेल बिंदु परीक्षा का था। अब क्वेश्चन नंबर 4 होता कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मल परीक्षा, जीवा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, दृक् परीक्षा, इसी को द्रुक परीक्षा ये बोलते हैं, और आकृति परीक्षा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं फिर एक बार लास्ट पर लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, सॉरी यानी कि सिलेबस की तरफ। देखो ये डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मल परीक्षा, जीवा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, द्रुक परीक्षा एंड आकृति परीक्षा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें आप एक चीज़ गौर करोगे, ये सारे जिसमें क्वेश्चन है वो सारे मस्ट नो वाले। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मस्ट नो के अंदर आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, फटाफट क्लियर करते हैं फिर चैप्टर को। देखो मल परीक्षा, सबसे पहले मल परीक्षा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर मल परीक्षा तो बताते हैं, स्टूल विशिएटेड बाय द वाता, कैसा होगा, ड्राई होगा, हार्ड होगा, नॉन कंसिस्टेंसी होगी, मतलब इन पीसेज में होगा, फ्रोथी होगा एंड ब्लैकिश होगा। जो पित्त वाले होंगे डोमिनेंट है, यानी कि स्टूल डोमिनेटेड बाय द पित्त, ये कैसा होगा, येलो होगा। स्टूल डोमिनेटेड बाय द कफ, वो कैसा होगा, या स्टूल विशिएटेड बाय द कफ, वो कैसा होगा, व्हाइटिश होगा। वात और पित्त दोनों ही अगर विशिएट हो गए तो कैसा होगा, वात वाला क्या था, ड्राई, हार्ड, नॉन कंसिस्टेंसी मतलब हार्ड, इन पीसेस। अब पित्त भी डोमिनेट येलोविश और ब्लैकिश इन कलर आ जाएगा, ठीक है। वात और कफ अगर विशिएट हो चुका है एक साथ तो क्या हो जाएगा, ब्लैकिश कलर स्टूल हो जाएगा। तो देखो कलर ऑफ द स्टूल से आप ये सर जान सकते हो कि कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है, मतलब ये विशिएट हो चुका है। कफ एंड पित्त के कैसे होंगे स्टूल, वेट होंगे, व्हाइटिश होंगे और येलोविश इन कलर। देखो व्हाइट आ गया कफ के कारण, येलोविश आ जाएगा पित्त के कारण। त्रिदोष अगर प्रकोप विशिएट हो गया तो मिक्स्ड सिम्टम्स आएंगे, फॉर एग्जांपल सारे वात पित्त कफ के तीनों सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर असाइड्स में ये डिजीज आ गया, देखो इन असाइड्स में कैसे होगा, स्टूल व्हाइटिश होगा और फोल स्मेलिंग स्टूल होंगे, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। इन टीबी में स्टूल कैसा आता है, ब्लैक स्टूल आता है। किसी को अगर टीबी हो गया तो उसका स्टूल देखना, तो उसमें ब्लैक स्टूल होगा। आम दोष में कैसा होता है, येलो स्टूल होते हैं विथ पेन इन लंबर रीजन में पेन होगा, ठीक है, येलो स्टूल होगा। ये हो गया अपना मल परीक्षा कंप्लीट। अब देखते हैं जीवा परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द टंग में क्या क्या एग्जामिन करते हैं वो तो देख लिया। एग्जामिनेशन बाय द टंग नहीं था, वो था रसन इंद्रिय परीक्षा, ठीक है। वो एग्जाम आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ टंग, ठीक है। पहले बाय द टंग देखा था, अब ऑफ टंग देख रहे हैं। एग्जामिन की टंग की परीक्षा में क्या टंग में क्या क्या चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर जीवा परीक्षा में क्या क्या चेक करेंगे, अगर वात विशिएट होगा या पित्त विशिएट होगा, कफ विशिएट हो सकता है, अंतर्दोष विशिएट होता है। वात विशिएट होगा तो क्या होगा, टंग कोल्ड होगा, रफ होगा और क्रैक्ड होगा, यानी कि फटे फटे हुए होंगे, ठीक है। पित्त अगर विशिएट होगा तो टंग कैसा होगा, रेडिश होगा, बर्निंग होगा। कफ विशिएट होगा टंग इज व्हाइटिश होगा, कोटेड होगा। ये सारे सिंपल है। देखो आपको पता है वात पित्त कफ के कलर कौन, वात के कौन श्याव या अरुण वर्ण के होते हैं, पित्त के कैसे पीले कलर के होते हैं, कफ का कैसा होता है, व्हाइटिश होता है, पेल कलर का होता है। वो सारी चीज़ें आपको अगर कफ का अगर वात पित्त कफ का कलर पता है तो ये सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगे। टंग का व्हाइटिश एंड कोटेड। त्रिदोष विशिएट होगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश, थॉर्नी एंड रफ हो जाएगा टंग। तो ये सारे जीवा परीक्षा थे, ठीक है। अब शब्द की परीक्षा में क्या क्या देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर शब्द परीक्षा में कफ विशिएट होगा तो क्या होगा, वॉइस इज हैवी होगा, स्वीट होगा, डीप होगा। तो इसी को हम उल्टे भी समझ सकते हैं। अगर वॉइस हैवी है, स्वीट है या डीप है तो हम क्या समझेंगे कि कफ विशिएट हो चुका है। अगर पित्त विशिएट हुआ है तो वॉइस इज ब्रोकन एंड क्रैक्ड होगा। और इसी तरीके से अगर वात विशिएट होगा तो, या फिर बोल सकते हैं अगर वॉइस इज नाइदर हैवी नॉर ब्रोकन बट रफ एंड डिसलाइक तो वी कैन से वाता इज विशिएटेड, ठीक है। तो यही है, बस आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्पर्श परीक्षा। स्पर्श परीक्षा एग्जामिनेशन ऑफ टच होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श परीक्षा देख लो, एग्जामिनेशन बाय टच। तो अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर स्पर्श परीक्षा में क्या करेंगे, वाता विशिएट होगा तो टच कैसा होगा, कोल्ड होगा। पित्त विशिएट होगा तो टच कैसा होगा, हॉट होगा। कफ विशिएट हुआ होगा पेशेंट में तो टच कैसा होगा, मॉइस्ट होगा। अगर टच करेगा तो मॉइस्ट लगेगा, गीला गीला सा लगेगा। ऐसे ही पित्त अगर विशिएट हुआ है तो टच करने पे पेशेंट को हॉट लगेगा, आपको हॉट फील होगा। अगर आप वाता विशिएटेड पेशेंट को टच करते हो तो आपको कोल्ड फील होगा। ये सारी चीज़ें हैं स्पर्श परीक्षा में। अब द्रुक परीक्षा में एग्जामिनेशन ऑफ आई में क्या क्या चेक करते हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 123 टू 126। तो वात आई कैसे होते हैं, वात वाला आई कैसे होते हैं, रुक्ष होते हैं, धूम्र डस्की कलर के होते हैं, रौद्र होते हैं, मतलब कि लाल लाल आंखें होती है, फास्टर ब्लिंकिंग करता है। पित्त डोमिनेंट आई कैसा होता है, दीप द्वेषी होगा। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। दीप द्वेषी मतलब कि रोशनी से नफरत होगी उसको, जिसको फोटोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। पित्त डोमिनेंट वाले येलो तो होंगे ही, अब दीप द्वेषी हो गया। कफ प्रीडोमिनेंट आई कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, ब्लड विजन वाले होंगे, स्निग्ध होंगे और मंद होगा। द्वंद्वज वाले मिक्स सिम्टम्स दिखेंगे। सन्निपात में श्याम यानी कि ब्लूइश ब्लैक कलर। संकीर्ण होगा, आंखें अंदर धसी हुई होंगी और रक्त वर्ण का होगा। तो ये सारे थे एग्जामिनेशन ऑफ आई, ठीक है। अब देखने वाले हैं आकृति परीक्षा। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर रूप परीक्षा। ये लास्ट स्लाइड है और लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो वाता प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल में
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ड्राई होता है, ठीक है, वो जो इंडिविजुअल होते हैं ड्राई होते हैं, स्मोकी होते हैं, ब्रोकन हेयर होते हैं, उसके जो हेयर होते हैं ड्राई, स्मोकी एंड ब्रोकन हेयर। बॉडी क्या होगा, ब्लैकिश होगा, और सोल क्या होंगे, रफ विद क्रैक्स, ठीक है, इन सोल्स एंड पाम्स दोनों में रफ, दोनों ही रफ होंगे और क्रैक्स पाए जाएंगे दोनों में। तो वाटर प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल उसको हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं विद बाई सीइंग दिस। अगर क्रैक्स दिख रहा है तो हम उससे यही पता कर सकते हैं कि ये वाटर प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल है। पर्सन डज नॉट लाइक कोल्ड थिंग, उसको ठंडी चीज़ें पसंद नहीं होंगी, और कोल्ड एटमोसफेयर भी पसंद नहीं होगा उसको। ऑलवेज मूव्स बॉडी पार्ट, हमेशा बॉडी को हिलाता रहेगा। टॉक्स अलॉट, यानी कि बहुत प्रलाप होगा, बहुत बातें करने वाला होगा। मेमोरी, इंटेलिजेंट एंड बिहेवियर इज अनस्टेबल, ये तीन चीज़ें यानी कि उसकी याददाश्त और इंटेलिजेंसी और बिहेवियर हो गए अनस्टेबल होंगे। और मूव्स कॉन्स्टेंटली, हमेशा मूव यानी कि मूव करता रहेगा। अभी बताया ना, ऑलवेज मूव्स बॉडी पार्ट, तो वो घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब पित्त प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एपिटाइट वाला होगा, कैन नॉट टॉलरेट हंगर, बॉडी इज रिलेटिवली हॉट होगा, लेस हेयर ऑन द फेस एंड बॉडी स्किन एज कम्पेयर टू द अदर्स, हैंड फेस बॉडी इज रेडिश एंड ब्राउनिश, स्कार्प हेयर और ब्राउनिश, ठीक है। कफ प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल, मुझे नहीं लगता ये समझाने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है। कफ प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल वाले क्या होंगे, ऑयली होंगे, वेल प्रोपोर्शनेट होंगे, वेल मूविंग जॉइंट होगा, बोन्स मसल्स सारे वेल मूविंग जॉइंट्स, बोन्स एंड मसल्स होंगे। कैन टॉलरेट हंगर, और हंगर कौन टॉलरेट नहीं कर रहा था बताओ, ये पित्त वाले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। थर्स्ट एंड पेन, ये इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। ये मैच्योर्ड होते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल कंडक्ट एंड ट्रूथफुल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। हाँ, वीडियो कंप्लीट हो चुका, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हाँ, कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखना, और अच्छी नहीं लगी तो भी बताना कहाँ कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। मैं उसे सही करने की और अच्छी करने की पूरी कोशिश करूँगा। और लास्ट में ये कहूँगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।